के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students. Here I am teach of physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी ट्यूटर या किसी इंस्टीट्यूट से भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। होप सो स्टूडेंट्स, हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 विच इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक नंबर 1.6 विच इज मेजरमेंट्स। ठीक है, आज हम एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे जो है हमारे पास स्क्रू गेज। इससे पहले हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर के बारे में डिटेल से डिस्कशन की। बेसिकली वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन डिस्कस की। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट था वो था हमारे पास 0.01 मिलीमीटर। मतलब कि हम लोग 0.1 मिलीमीटर तक की मेजरमेंट्स को वर्नियर कैलिपर के साथ कर सकते थे। अब अगर कोई मेजरमेंट इससे भी छोटी है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्क्रू गेज। अ स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू स्मॉल लेंथ विद ग्रेटर एक्यूरेसी देन अ वर्नियर कैलिपर। मतलब जो स्मॉल लेंथ की मेजरमेंट के लिए हम लोग स्क्रू गेज को यूज करते हैं, या फिर आपने कॉपर और मतलब की वायर्स देखी होंगी, उनके डायमीटर को उनकी मतलब लेंथ को मेजर करने के लिए, उनके डायमीटर को मेजर करने के लिए हम लोग स्क्रू गेज यूज करते हैं। इसके अलावा मेटल की थिकनेस को मेजर करने के लिए भी हम लोग स्क्रू गेज का यूज करते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो स्क्रू गेज है is an instrument that is used to measure small length with greater accuracy। मतलब small length को measure करने के लिए और more accuracy के साथ measure करने के लिए हम लोग screw gauge का यूज करते हैं। It is also called a micrometer screw gauge। इसे हम लोग micrometer भी screw gauge भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो स्मॉल लेंथ है उनको भी मेजर करता है। माइक्रो मतलब छोटी जो लेंथ है उनको मेजर करने के लिए भी हम लोग स्क्रू गेज को यूज करते हैं। अ सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड मेटल फ्रेम एंड अ मेटल स्टड एट इट वन एंड एज शोन इन फिग। जो ये स्क्रू गेज होता है बेसिकली यू शेप का होता है, ये मेटल फ्रेम का बना होता है और इसके अंदर एक मेटल का स्टड लगा होता है। A hollow cylinder or sleeves has a millimeter scale over its long a line called index line parallel to its axis. The hollow cylinder acts as a net. It is fixed at end of the U-shaped frame opposite to the stud. अब सबसे पहले हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग डिस्कस करें, आपको स्क्रीन पर एक स्क्रू गेज नजर आ रहा होगा। क्लियर? आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक यू शेप्ड मेटल फ्रेम है। ये हमारे पास यू शेप्ड मेटल फ्रेम है। इस यू शेप्ड मेटल फ्रेम के अंदर वाली साइड पे हमारे पास एक स्टड लगा हुआ है जो कि फिक्स्ड हुआ है। अब जो ये नेक्स्ट पार्ट नजर आ रहा है इसे हम लोग कहते हैं स्पिंडल। स्पिंडल बेसिकली जो ये मूवेबल होता है जिसको हम लोग मूव कर सकते हैं इजीली। क्लियर? सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बाकी पार्ट्स को डिस्कस करें तो यहाँ पे हमारे पास जिस जगह पे आपको मेन स्केल नजर आ रहा होता है, ये बेसिकली हमारे पास एक होलो सिलेंडर होता है जिसे हम लोग स्लीव्स भी कहते हैं। क्लियर? ये एक होलो सिलेंडर है जिसे आप स्लीव्स भी कहते हैं और इसके ऊपर मेन स्केल आपको नजर आ रहा होगा। मेन स्केल्स की जो लाइंस हैं
वो लाइंस को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स लाइन, ठीक है, जिसके ऊपर मिलीमीटर्स में हमारे पास वैल्यूज मेंशन की हुई होती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक सर्कुलर स्केल आपको नजर आ रहा होगा। सर्कुलर स्केल पर बेसिकली 100 डिवीजन्स होते हैं। स्टूडेंट्स, सर्कुलर जो स्केल है उस पे 100 डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। सर्कुलर स्केल के जो साथ वाला पोर्शन है वो हमारे पास होता है थिम्बल। इस थिम्बल को आप लोग मूव करवा सकते हैं इजीली, क्लियर। थिम्बल के साथ हमारे पास एक मतलब कि रैकेट लगा होता है जिसे आप इजीली मूव करवा सकते हैं। जब आप थिम्बल को रोटेट करवाते हैं उसे यू शेप के अंदर जो स्पिंडल है वो मूव करता है, जस्ट लाइक अ नट, जैसे एक नट मूव करता है। बिल्कुल यहाँ पे भी स्पिंडल जो है एज इट रोटेट करता है, क्लियर। आई होप स्टूडेंट्स आपको सिकरी गेज की कंस्ट्रक्शन समझ आ गई होगी। अ थिम्बल हैज अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट. A thimble complete one rotation. The spindle moves 1 millimeter long and the index line. It is because the distance between the consecutive thread and the spindle is 1 millimeter. स्टूडेंट, जो मेन स्केल की लाइन है हम लोगों ने उसे कहा इंडेक्स लाइन। यहाँ पे एक थिम्बल था, थिम्बल के साथ हमारे पास एक सर्कुलर स्केल था और सर्कुलर स्केल पर 100 नंबर ऑफ डिवीजन्स होते हैं, क्लियर। द डिस्टेंस इज कॉल्ड द पिच ऑफ द सिक्रियो और द स्पिंडल। अगर हम लोग सिक्रियो की पिच को देखें, सिक्रियो की पिच बेसिकली क्या होती है तो ये हमारे पास, इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। The thimble has 100 divisions around its one end and is the circular scale of the screw gauge. जो हमारे पास as a thimble complete one rotation, 100 division pass the index line and the thimble moves 1 meter long along the main scale. अगर हम पिच ऑफ द सिक्रू गेज को डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पिच ऑफ द सिक्रू गेज है वो हमारे पास होती है 1 मिलीमीटर। पिच ऑफ द सिक्रू गेज बेसिकली वो थ्रेड जो स्पिंडल के ऊपर, इंडेक्स लाइन के ऊपर जो थ्रेड नजर आ रहे होंगे उन थ्रेड्स के दरमियान जो फासला है वो 1 मिलीमीटर है और उसे हम कहते हैं पिच ऑफ द सिक्रू, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट लीस्ट काउंट को स्टडी करते हैं कि बेसिकली लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट हमारे पास है कि लीस्ट काउंट ऑफ द सिक्रू गेज कैन आल्सो बी गिवन बाय द पिच ऑफ द सिक्रू गेज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। मतलब कि जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है सिक्रू गेज की उसे हम लोगों ने नाम दिया लीस्ट काउंट का, क्लियर। हम इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको फॉर्मूले में डिस्कस करें तो पिच ऑफ द सिक्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल विच इज आल्सो कॉल्ड द लीस्ट काउंट। अब पिच ऑफ द सिक्रू गेज क्या है? पिच ऑफ द सिक्रू गेज हमारे पास है 1 मिलीमीटर एंड नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल विच इज 100। अगर हम 1 मिलीमीटर को 100 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो गिवन आंसर आता है वो हमारे पास आता है 0.01 मिलीमीटर। तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट का जो सिक्रू गेज है वो हमारे पास है 0.01 मिलीमीटर। हम इस मिलीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग 0.01 को हम लोग 10 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 0.001 सेंटीमीटर। हम इस तरह से सिक्रू गेज का लीस्ट काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं मिलीमीटर में भी और सेंटीमीटर में भी। बाज़ का शॉर्ट क्वेश्चंस हमें मिलीमीटर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द सिक्रू गेज विच इज 0.01 मिलीमीटर में होगा। अगर हम उसे सेंटीमीटर में डिस्कस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग इसके जीरो एरर, जीरो करेक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्किंग ऑफ द सिक्रू गेज बेसिकली को हम डिस्कस करेंगे।
अब हम स्टडी करते हैं जीरो एरर। जीरो एरर क्या है? यहाँ पे आपको एक डायग्राम में एक चीज क्लियर हो रही है कि जो हमारे पास जो इंडेक्स लाइन है और सर्कुलर स्केल जो है, बेसिकली ये हमारे पास है इंडेक्स लाइन और ये हमारे पास है सर्कुलर स्केल। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड कर जाएगा तो वहां हम कहेंगे कि जीरो एरर वहां पे नहीं है, वहां पे हम कहेंगे कि इसमें नो जीरो। टू फाइंड द जीरो एरर, क्रॉस द गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड द स्टड ऑफ द स्क्रू गेज ऑफ रोटेटिंग द रीचेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ जीरो ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द इंडेक्स लाइन, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड कर जाता है तो हम कहते हैं कि इसमें जीरो एरर नहीं है, मतलब जीरो एरर इसमें जीरो है। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर तो हमारे पास सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड कर जाता है तो हम कहते हैं कि इसमें जीरो एरर नहीं है। क्लियर? मतलब इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। अब अगर वो कोइंसाइड नहीं करता, अगर मतलब कि लेफ्ट साइड पे चला जाता है तो राइट साइड पे चला जाता है तो तब हम कहेंगे कि इसमें जीरो एरर है। अब इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर एंड अदर वन इज द नेगेटिव जीरो एरर। अगेन हम लोग डायग्राम से डिस्कस करते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास इंडेक्स लाइन है, ये हमारे पास इंडेक्स लाइन है, ये इंडेक्स लाइन है और ये हमारे पास सर्कुलर लाइन है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें जो हमारा जो जीरो है वो पीछे रह जाता है इंडेक्स लाइन से, तो हम कहते हैं द जीरो एरर विल बी द पॉजिटिव इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। अगर तो हमारा सर्कुलर स्केल से जीरो, इंडेक्स लाइन का जीरो सर्कुलर स्केल से पीछे रह जाता है तो हम उसे कहते हैं इसमें जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव जीरो एरर है। इट हैज नॉट क्रॉस्ड। अब हम इस पॉजिटिव जीरो एरर को किस तरह से मेजर कर सकते हैं? अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि जो जीरो एरर है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है तो हम कहेंगे इस सूरत में जो हमारा जीरो एरर है वो पॉजिटिव होगा। अब हम लोगों ने वो रीडिंग मेजर करनी होती है कि जो एग्जैक्ट होती है। इट्स नॉट क्रॉस द इंडेक्स लाइन द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज टू फाइंड द जीरो एरर एज शोन इन फिग 1.10b में हमारे पास गिवन है। उसमें हमें ये बताता है कि जो जीरो एरर इज पॉजिटिव इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज नॉट रीच्ड जीरो ऑफ द मेन स्केल, हेंस जीरो एरर विल बी द पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है? अब हम लोग नेगेटिव जीरो एरर को डिस्कस करते हैं। अगेन हम लोग डायग्राम से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्कुलर स्केल है और ये हमारे पास इंडेक्स लाइन है। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से क्रॉस कर जाता है, मतलब थोड़ा ऊपर आ जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं द जीरो एरर विल बी द नेगेटिव इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज क्रॉस द इंडेक्स लाइन। अगर वो इंडेक्स लाइन से क्रॉस कर जाता है तो हम उसे कहते हैं कि उसमें जो जीरो एरर है वो नेगेटिव जीरो एरर है। इन दिस केस मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल एंड हैज क्रॉस द इंडेक्स लाइन विद एट लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज टू फाइंड द नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है? ये हम लोग डिटेल से डिस्कस, नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, देन आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर को कैलकुलेट करते हैं और नेगेटिव जीरो एरर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि स्क्रू गेज को यूज करके हम लोग किस तरह से रीडिंग्स लेते हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ स्क्रू गेज। आपने एक वायर का डायमीटर को फाइंड करना है बाय यूजिंग स्क्रू गेज। अब सोल्यूशन में उसने कुछ स्टेप्स बताए हैं, हम लोग साथ साथ स्टेप्स पढ़ेंगे, साथ साथ में जो रीडिंग्स हैं उनको भी हम लोग नोट करेंगे। The first point is the close the gap between the spindle and the screw gauge by turning the ratchet in the clockwise direction. आपने ratchet को clockwise direction में मूव करवाना है और स्पिंडल और स्टड के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम लोगों ने क्लोज कर देना है। तो हम लोग फर्स्टली फाइंड करेंगे इसका जीरो एरर। जब हमने इसको क्लोज कर दिया तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो रीडिंग्स आ रही होती हैं आफ्टर क्लोजिंग के, तो सबसे पहले हम लोग मेन स्केल को नोट करते हैं।
अगर यहाँ पे हम देखें कि मेन स्केल से देखें तो मेन स्केल की जो रीडिंग्स हैं वो हमारे पास 0 मतलब लाइंस आ रही होती हैं, 0 थ्रेड्स हमें शो हो रहे होते हैं। क्लियर। अब जो हमारे पास जो 0 थ्रेड शो हो रहा है, मतलब मेन स्केल पे हमारे पास कोई रीडिंग शो नहीं हो रही, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 0 मिलीमीटर। ठीक है। अब हम लोग सर्कुलर स्केल के देखेंगे, सर्कुलर स्केल पे कौन सी कोइंसाइड कर रही है। तो हम लोग सर्कुलर स्केल के देखेंगे कि वो हमारे पास 24 हमारे पास उसमें कोइंसाइड कर रही है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.01 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.24 मिलीमीटर। क्लियर। अब हम जीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल के रीडिंग को ऐड करेंगे। मेन स्केल की रीडिंग 0.1 मिलीमीटर थी और सर्कुलर स्केल की रीडिंग 0.24 मिलीमीटर थी, तो हमारे पास पॉजिटिव में थी, तो हमारा जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव 0.24 मिलीमीटर। जब हम लोग जीरो करेक्शन को मेजर करेंगे तो जीरो करेक्शन हमारे पास बेसिकली है नेगेटिव ऑफ द जीरो एरर, तो ये हमारे पास -0.24 मिलीमीटर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड पार्ट में हमारे पास है, अगर हम लोग थर्ड पार्ट डिस्कस करें, open the gap between the stud and the spindle of the screw gauge by turning the ratchet in the anti-clockwise direction। अब हमने रैचेट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाना है और स्पिंडल और स्टड के दरमियान हम लोगों ने उसको मूव करवाना है। क्लियर। प्लेस द गिवन वायर इन द गैप एज शॉन इन फिगर। अब हम लोगों ने अगेन रैचेट्स को मूव करवा के हम लोगों ने उसको टाइटली क्लोज कर देना है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है नोट मेन स्केल सर्कुलर स्केल रीडिंग टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द गिवन वायर। अगेन हम लोग मेन स्केल के रीडिंग्स को फाइंड करेंगे और सर्कुलर स्केल के रीडिंग्स को फाइंड करेंगे ताकि हम उस वायर का डायमीटर को फाइंड आउट कर सकें। अब अगर हम सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग्स देखें, अगर मेन स्केल की जो रीडिंग्स हैं वो हमारे पास है 1 मिलीमीटर। अब हम डायग्राम में देख सकते हैं कि मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर है। हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि डायग्राम के बाद भी हमारे पास 1 मिलीमीटर शो हो रहा है, तो हमारे पास 1 रीडिंग आ जाएगी। ठीक है। ये देखिए मेन स्केल रीडिंग इज लिविंग द फंक्शन इज 1 मिलीमीटर। अब सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आ रही है उसमें हम लोग डिवीजन्स को नोट करते हैं कि कौन सा डिवीजन एग्जैक्ट इनके ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा 85 डिवीजन है वो हमारे पास कोइंसाइड कर रहा है। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 85 डिवीजन। उसको हम लोग जीरो एरर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मिलीमीटर। ठीक है। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 0.85 मिलीमीटर। अब हम मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग्स को ऐड करेंगे, मतलब 0.01 मिलीमीटर प्लस 0.85 मिलीमीटर, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.85 मिलीमीटर। ठीक है। इसमें हम लोगों ने मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग्स को ऐड किया तो हमारे पास ऑब्जर्व डायमीटर आ गया 1.85 मिलीमीटर। क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर था, अब हम उस जीरो एरर को करेक्ट करेंगे। ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारे पास जो करेक्ट डायमीटर आ गया वो हमारे पास आ गया 1.85 मिलीमीटर। क्लियर। तो अब हमारे पास है करेक्ट डायमीटर ऑफ द गिवन वायर, जो हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग आ रही थी, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे जीरो एरर को। जो जीरो एरर है वो हमारे पास है 0.24 मिलीमीटर। जब हम लोगों ने इसे माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 1.61 मिलीमीटर, दैट इज द करेक्ट डायमीटर ऑफ द वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट स्क्रू गेज को इस्तेमाल करके किसी भी वायर का जो डायमीटर है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया। Thus the diameter of the given wire is 1.61 मिलीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, तो मतलब पुराने ज़मानों में कोई इस तरह का स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे किसी मैथ्स को मेजर किया जाता।
तो तब क्या किया जाता था कि जो ग्रेन्स थे उनको मेजर करने के लिए पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब पोर्ट से हम उन ग्रेन्स को मेजर करते थे। तब भी एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिसे हम लोग कहते थे बीम बैलेंस, जो कि आज भी अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, तराजू। ठीक है, ये आप फिगर में देख सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बीम बैलेंस। अब जो ग्रीक और रोमन्स थे वो इसे इस्तेमाल करते हैं, आपको अभी भी ये बैलेंस इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है। अब हम देखेंगे कि बीम बैलेंस बेसिकली है क्या और किस तरह से वर्क करता है। पोर्ट्स आर यूज्ड टू मेजर ग्रेन इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, ये हमारे पास एंशिएंट टाइम्स में जो ग्रेन्स थे उनको मेजर करने के लिए हम पोर्ट्स इस्तेमाल करते थे। हाउएवर बैलेंस आर यूज्ड वर आल्सो इन यूज बाय ग्रीक एंड रोमन्स। बीम्स बैलेंस सच एज इन शॉन इन फिग 1.13 is still used at many places. In beam balance, unknown mass is placed in one pan. It is balanced by putting non-mass in the other pan. स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास दो पलड़े हैं, तराजू है, तराजू के दो पलड़े होते हैं। एक पलड़े में हम लोग नॉन मैस को रखते हैं और दूसरे में हम लोग अननोन मैस को रखते हैं, और इसके सेंटर में एक निडल रखी होती है, मतलब निडल वो मूवेबल होती है। अब हमारे पास ये जो दो पैन्स हैं, इन दो पैन्स में एक पैन में हम लोग नॉन मैस को रखेंगे और दूसरे पैन में हम लोग अननोन मैस को रखेंगे। क्लियर? It is balanced by putting non-mass in the other pan. Today people use many types of mechanical and electronical balance. लेकिन आजकल लोग जदीद टेक्नोलॉजी से आगाह हैं, वाकिफ हैं, तो अब वो मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हैं उन्हें यूज करते हैं। क्लियर? अब जब हम इसमें एक नॉन मैस और एक अननोन मैस इन पैन्स में रखते हैं तो हमें उनको इस तरह से बैलेंस करना होता है कि जो ये नीडल है ये एग्जैक्ट सेंटर पे आता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा अननोन मैस है वो स्टैंडर्ड मैस के इक्वल आ जाता है और हम लोग अननोन क्वांटिटी को इजीली मेजर कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास बीम बैलेंस, जिससे हम लोग किसी भी किस्म का मैस को मेजर कर सकते थे। ठीक है, you might have seen electronic balance in sweet and the grocery shops. These are the some precise and the beam balance are easy to handle. इन बीम बैलेंस को हैंडल करना हमारे लिए बहुत आसान था, इसलिए जो पुराने वक्त थे उनमें लोग बीम बैलेंस का इस्तेमाल करते थे। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन हमारे पास जो टॉपिक है वो है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। फिजिकल बैलेंस से भी हम लोग मैथ्स को मेजर कर सकते हैं। नॉर्मली फिजिकल बैलेंस आप लोगों ने लेबोरेटरीज में देखा होगा, जिससे आप वेरियस ऑब्जेक्ट के जो मैसेज हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड मैसेज के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसे देखते हैं। आपको यहाँ पे दो पैन्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, these are the pan, one pan and other one is the second pan. यहाँ पे आपको टॉप पे एक जो बीम नजर आ रहा है, क्लियर, जो है ये रोटेटेबल बीम है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग इस चीज को हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग स्क्रू। क्लियर? और जो हमारे दूसरी साइड है इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिप। अगर हम यहाँ पे नीचे देखें तो स्टूडेंट्स हम लोग इसे कहते हैं लैब। अगर हम नीचे वाली साइड पे देखें तो इसे हम कहते हैं लेवलिंग स्क्रू। क्लियर? इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट नॉब। क्लियर? अब हमारे पास इसमें एक मतलब के पॉइंटर लगा होता है। अगर जो हम लोगों ने जो ये हमारे पास है जो सेंटर में ये आपको शो हो रही है, इसे हम लोग बोलते हैं प्लम्ब लाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्केल नजर आ रहा होगा। ठीक है, स्केल पे हम लोगों ने डिफरेंट स्केल के ऊपर हम लोगों ने एक पॉइंटर को मेंशन किया हुआ है। क्लियर? इसके अलावा ये हमारे पास पिलर है। अब जो ये पूरा जो ये बीम है, ये बीम इन हुक्स के ऊपर जो ये साइड पे आपको नजर आ रही हैं, बेसिकली ये हमारे पास हुक्स हैं। ठीक है, ये हुक्स हैं। अब इन बीम को इन हुक्स के ऊपर प्लेस किया जाता है। ठीक है, अब
जैसे ही जो बीम है इसके बाद जो मतलब के पॉइंटर भी वो भी अटैच्ड है, ठीक है, और स्केल भी अटैच्ड होता है। अब हम इन बीम्स को इन दो हुक्स के ऊपर प्लेस करते हैं। क्लियर? अब हम फर्दर एग्जाम्पल स्टडी करते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फिजिकल बैलेंस को यूज करके किस तरह से आप ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर सकते हैं। क्लियर? फर्स्टली हम इसको डिस्कस करते हैं। अब फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी मेजर द वेरियस masses of various objects by comparison. It is consist of the beam resting and the center on a fulcrum. नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स ये इसकी मतलब के डायग्राम है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। The beam bag carrier has scale pans over the hook on the either side. Unknown mass is placed on the left pan and find the some suitable standard masses that causes the pointer to remain at zero or rising the beam. अब स्टूडेंट्स एक में ऑब्वियसली हम लोग अननोन को रखते हैं, दूसरे में नॉन को रखते हैं, ठीक है। द बीम कैरी स्केल पैन्स ओवर द हुक ऑन द अदर साइड। unknown mass is placed on the left pan. Find some suitable standard masses that causes the pointer to remain at zero or rising the beam. अगर तो unknown mass नॉन mass के इक्वल आ जाए तो जो हमारे पास जो पॉइंटर की जो मतलब के मोशन है वो हमारे पास मतलब रेस्ट में रहेगी। मतलब कि वो अगर दोनों साइडों से कोई चीज बैलेंस है तो ऑब्वियसली जो सुई है जो हमारे पास जहां पे हम लोगों ने इसको हैंग अप किया हुआ है वो फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन हम लोग एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल से आपको ये मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा। फाइंड द मास ऑफ अ स्मॉल स्टोन बाय फिजिकल बैलेंस। हम लोगों ने फिजिकल बैलेंस को यूज करके स्मॉल स्टोन का मास को मेजर करना है, ठीक है। फॉलोइंग द स्टेप्स टू मेजर द मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास एडजस्टिंग द लेवलिंग स्क्रू विद द हेल्प ऑफ द प्लम्ब लाइन टू लेवल द प्लेटफॉर्म ऑफ द फिजिकल बैलेंस। क्लियर? जैसा कि आपको लेवलिंग स्क्रू का मैंने बताया, अब आप लेवलिंग स्क्रू को एडजस्ट करेंगे प्लम्ब लाइन की मदद से। इस तरह एडजस्ट करेंगे प्लम्ब लाइन को यूज करके कि आपका जो पूरा का पूरा फिजिकल बैलेंस है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल एक लेवल हो जाए। क्लियर? लाइक अगर आपका प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो गया तो हम इस लेवलिंग स्क्रू को मूव करके बाय यूजिंग प्लम्ब लाइन तो हम इसको लेवल कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। Raise the beam gently by turning the arresting knob clockwise. Using balancing screw at the end of its beam, bring the pointer at zero position. Okay. अब आपने हमारे पास जो अरेस्टिंग नॉब्स हैं उनको मूव करके थोड़ा सा मतलब इसको मूव करके हम लोग इसको ऊपर या नीचे करना चाह रहे हैं प्लम्ब लाइन या अरेस्टिंग नॉब के थ्रू। अब जब हम अरेस्टमेंट नॉब के थ्रू मूव करेंगे उसके थ्रू ये होगा कि जो हमारा पॉइंटर है वो भी डिस्प्लेस हो जाएगा और बैलेंसिंग स्क्रू के थ्रू हम लोग अपने पॉइंटर को एग्जैक्ट जीरो पोजीशन पर लेकर आएंगे, ठीक है। हम लोग बैलेंसिंग स्क्रू को लेकर अपने पॉइंटर को जीरो पोजीशन पर लेकर आएंगे। थर्ड वन हमारे पास है टर्न द अरेस्टिंग नॉब टू ब्रिंग द बीम बैक ऑन इट्स पोर्ट्स। अगेन हम लोग अरेस्टमेंट नॉब के साथ एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे और इस बीम को उसके ऊपर लाके प्लेस कर देंगे ताकि बीम उस पे आके फिक्स हो जाए और हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का ताकि मास को कैलकुलेट कर सकें। प्लेस सूटेबल स्टैंडर्ड masses with the weight box on the right pan. Raise the beam, lower the beam if the pointer it is not at zero. अब आपने क्या करना है कि जो लेफ्ट में पैन में अननोन मास और राइट पैन में जो हमारा स्टैंडर्ड मैसेज था जिनकी वैल्यू आपको गिवन थी उनको हम लोगों ने राइट पैन में प्लेस करना है। अब जैसे ही हम लोग उनको प्लेस करते हैं तो ये होता है कि जो हमारा पॉइंटर है वो राइज कर जाता है, वो बीम है जो हमारा वो थोड़ा सा राइज कर जाता है। अब हम बीम को दोबारा से लोअर करने के लिए हम अपनी जो पॉइंटर है उसको जीरो पर लेके आएंगे। क्लियर?
किस तरह से लेके आएंगे? रिपीट एडिंग एंड रिमूविंग सुटेबल स्टैंडर्ड मैसेज इन द राइट पैन टिल द पॉइंटर रेस्ट एट 0 और राइजिंग द बीम। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपने या तो अननोन मैथ प्लेस करना है या फिर स्टैंडर्ड मैथ को ऐड करके हमने उस पॉइंटर को एग्जैक्ट 0 पोजीशन पर लेके आना है। क्लियर? अब जैसे ही हम लोग मैसेज को दोबारा से ऐड अप करेंगे या उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो से ये होगा, जो हमारा जो पॉइंटर है वो बैलेंस होगा और एग्जैक्ट 0 पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है? नोट द स्टैंडर्ड मैसेज ऑन द राइट पैन, देयर सम इज द मैसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट पैन। अब जब ये बैलेंस हो जाएगा तो जो हमारे राइट पैन का स्टैंडर्ड मैसेज था उनको सम अप कर लेंगे और उसका जो रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा अननोन मैसेज के जो कि हमारे पास लेफ्ट पैन में मौजूद थे। क्लियर? इस तरह से हम लोग किसी भी अननोन मैसेज को मेजर कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू फिजिकल बैलेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग फिजिकल बैलेंस को किस तरह से इस्तेमाल करके अननोन मैसेज को मतलब मेजर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करते हैं लीवर बैलेंस को। ठीक है? लीवर बैलेंस बेसिकली क्या होता है हम लोग ये डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो लीवर बैलेंस है उससे भी हम लोग अननोन मैसेज को मेजर कर सकते हैं। क्लियर? अब अगर हम लोग लीवर बैलेंस के बारे में स्टडी करें तो जो लीवर बैलेंस है बेसिकली इसमें सिस्टम ऑफ लीवर्स होते हैं। ठीक है? अब हमारे पास बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आपको 2 पैन्स नजर आ रहे होंगे। इन 2 पैन्स में हम लोग एक में अननोन मैसेज प्लेस करते हैं और एक में नॉन मैसेज प्लेस करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड मैसेज होते हैं उनको प्लेस करते हैं। क्लियर? अब इस तरह से होगा ये कि जो ये नीचे हमारे पास एक पॉइंटर दिया गया है वो हमारे पास 0 से मिसप्लेस हो जाएगा, वो लेफ्ट या राइट को मूव कर जाएगा। हम लोग दोबारा से अपने मैसेज को वेरी करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से होगा ये कि हमारा जो पॉइंटर है वो दोबारा 0 पे आ जाएगा। जब वो दोबारा 0 पे आएगा तो अननोन जो मैसेज है वो इक्वल होगा नॉन मैसेज के इक्वल। ठीक है? इस तरह से हम लोग लीवर बैलेंस को इस्तेमाल करके किसी भी अननोन मैसेज को मतलब के कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्टली हम इसको रीड आउट करते हैं। अ लीवर बैलेंस सच एज शोन इन फिग consists of a system of levers. When lever is lifted, placing the object is one pan and the standard mass on the other pan. एक पैन में हम लोगों ने नॉन मैस को रखना है और दूसरे में अननोन मैस को रखना है। द पॉइंटर ऑफ द लीवर सिस्टम मूव्स, जो पॉइंटर है लीवर सिस्टम का जो पॉइंटर है वो मूव करना शुरू हो जाएगा, या तो वह लेफ्ट मूव करेगा या राइट मूव करेगा। लेकिन अगर अननोन जो हमारा पैन है उसका मैस और जो नॉन पैन है उसका मैस इक्वल हो जाएगा तो हमारे पॉइंटर की जो पोजीशन होगी वो 0 पर होगी। वो यही बात सेम कहना चाह रहा है। द पॉइंटर इज ब्रॉट टू 0 बाय वेरिंग स्टैंडर्ड मैसेज। हमारे पॉइंटर की पोजीशन उस कंडीशन में 0 पे आएगी जब हमारा जो नॉन मैस है और जो अननोन मैस का वेट है वो इक्वल हो जाएगा तो हमारा जो पॉइंटर की पोजीशन है वो 0 पे आ जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।